अस्सलामुअलैकुम। लॉन्ग टाइम नो सी। कैसे हैं आप लोग? लास्ट हमने वीडियो के अंदर राइटर्स क्राफ्ट कंप्लीट किया था एंड आज मैं एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक करा रहा हूँ जो मेरा कराने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन ऑल थैंक्स टू दैट वन स्टूडेंट जिसने मुझे एक कमेंट के अंदर लिख कर दिया कि सर एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। कि कहते तो सब हैं एनालिसिस करें एवेल्यूएशन करें, लेकिन कैसे करें। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर रेडी किया एंड अपोलोजाइज फॉर अ लॉन्ग ब्रेक। मैं सोचा तुम लोग विंटर वेकेशन मना लो 2 महीने, तो इसलिए हमने कुछ डाली ही नहीं वीडियो। खैर आ जाओ। अब हमारे पास क्या होता है एनालिसिस, जब तुम देखते हो तो एनालिसिस का मतलब लिटरल मीनिंग में तुम्हें फिलहाल बता देता हूँ। लिटरल मीनिंग होती है दैट यू ब्रेक द टेक्स्ट अपार्ट। तुम अपने पास टेक्स्ट को तोड़ के देखो। तुम जब अपने पास इवेल्युएशन किसी से भी पूछोगे वो कहेगा बेटा जज करो टेक्स्ट को, लेकिन सवाल ये कैसे। अब देखो, एनालिसिस तुमसे कहता है कि आइडियाज को पहचानो, इवेल्युएशन तुमसे कहता है आइडियाज की इफेक्टिवनेस को देखो। तुम्हारे पास जो यहाँ पर एनालिसिस है उसमें तुमसे कहते हैं बेटा अंडरस्टैंडिंग को समझो। जो तुम्हारे पास इवेल्युएशन है वो तुमसे कहता है समझ लिया, अब बताओ कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तुम जब एनालिसिस करते हो तुम कहते हो एक्सप्लेन हाउ दे वर्क। जब तुम अपने पास यहाँ पे इवेल्युएशन करते हो तो तुम कहते हो हाउ वी आर गोना सपोर्ट इट विद अवर एविडेंस। ये तुम्हारे पास एनालिसिस इवेल्युएशन होता है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब तुम एवेल्युएशन करते हो, जब तुम एवेल्युएशन करते हो तो तुम्हारे पास 3 सवाल होते हैं, और वो 3 सवाल तुम खुद से पूछते हो, अपने आप से पूछते हो दैट जो मैं स्टेटमेंट उठा रहा हूँ, देखो इस वक्त मैं जिस पे बात कर रहा हूँ इमेजिन करो दैट इज सम पॉइंट। मैं एक पॉइंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ जो तुम टेक्स्ट में से पिक करोगे। तुमने कोई पॉइंट उठा लिया टेक्स्ट में से और तुमने अपने पास कहा कितना अच्छा राइटर ने ये कहा है, हाउ वेल डज द राइटर से इट। अगला, क्या जो राइटर ने कहा है ये कन्विंसिंग है किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से। क्या ये मेरे पास कन्विंसिंग है? अगर हाँ जवाब है तो पूछो क्यों, पूछो क्यों। ठीक है, अब ऐसा नहीं तुम पेपर के अंदर बैठ गए क्या कन्विंसिंग है, नहीं है, अच्छा है, ओके क्यों है। अब ऐसे बातें मत करने बैठ जाना, शक हो जाएगा लोगों को तुम पे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू सी these 3 क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि देखो व्हेन यू आर डन विद फिल्टरिंग आउट, आई मीन व्हेन यू आर डन विद फाइंडिंग आउट योर पॉइंट्स, तो नाउ यू हैव टू सी विच ऑफ द पॉइंट इज स्ट्रॉन्गर विच पॉइंट इज वीकर। क्यों देखना है मुझे ये, क्योंकि भाई तुम्हारे पास अब वो पॉइंट्स लिखना प्रेफरेंस है हमारी जो इम्पोर्टेंट है। देखो वीक पॉइंट्स तुम्हें तब यूज करने हैं जब ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ जाए कि यू आर हैविंग लेस वर्ड्स, तुम्हें ज्यादा वर्ड लिखना है, तुम्हें लग रहा है मैंने कम वर्ड्स लिखे हैं। तुम्हारे पास राइटर जो तुम्हारे पास क्या कहते हैं डायरेक्टेड राइटिंग है, उसकी लिमिट है 250 टू 350, राइट। तो अगर तुम्हारा वर्ड काउंट लेट्स सपोज 250 है एंड यू आर डन विद ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू जस्ट वांट, ऑल्दो दिस इज एक्सेप्टेबल, बट इफ यू वांट के मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए, मैं कुछ अच्छा लिख दूं, तो तुम अपने पास चाह रहे हो मैं 270 पे एंड अप करूं, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम उसके लिए अपने पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट बेयर कर सकते हो, और वो तुम्हारे पास वीक पॉइंट भी हो सकता है। गेटिंग इट? अब मैं तुम्हें 2 अप्रोच दिखाता हूँ। एक तुम्हारे पास होती है वीक अप्रोच, एक तुम्हारे पास होती है स्ट्रॉन्ग अप्रोच। नाउ फोकस ऑन द अप्रोच। एक तुम्हारे पास कहता है कि मैं ओपिनियन दूंगा बिना किसी प्रूफ के, तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन कहलाएगा। आपने ओपिनियन दिया बिना किसी प्रूफ के, वो आपका ओपिनियन कहलाएगा। अगला देखो, स्ट्रॉन्ग अप्रोच क्या होती है, 3 फैक्टर्स, एक्सप्लेन एंड जजिंग द इफेक्टिवनेस एंड गिविंग द एविडेंस। 3 चीजें। एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच तुम्हारे पास क्या होती है, तुम उस पॉइंट को एक्सप्लेन करो, या पहले दूसरा स्टेटमेंट सुनो, पहले जजमेंट दे दो फिर उसको एक्सप्लेन करो फिर एविडेंस दो, ये 3 तुम अपने पास फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आई होप मेरी बातें तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर कुछ भी इतना सा भी मसला है तो मुझे अभी बता दो, हम आगे अपने पास इसको ज़रूर कवर करेंगे। आ जाओ।
एग्जाम्पल देखो, हो सकता है अगर अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो अभी एग्जाम्पल देखते जाओ, चीज़ें क्लियर होंगी। हमारे पास अच्छी खासी एग्जाम्पल्स हैं, या वी हैव 2 to 3 एग्जाम्पल्स, वी विल सी दैम, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट आती है दैट द जू विल इम्प्रिजन द एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, अब सुनो, जू विल इम्प्रिजन एनिमल्स, तुम्हें इस वर्ड को खोलना है, इस वर्ड को खोलना है तुम्हें। इम्प्रिजन उसने सिर्फ लिखा है, क्या मतलब, उसने ये तो नहीं लिखा ना कि कोल्ड आयरन बार्स के पीछे डाल दिया, दे आर इन कैप्ट इन द केजेस, इस टाइप की चीजें तो उसने नहीं बोली। तो यानी अगर तुमने लिखा ऐसी बातें तो वो तुम्हारा ओन वर्ड होगा। एंड याद रखो, तुम्हारे पास लेवल 5 मार्किंग स्कीम की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारे पास लेवल 5 मार्किंग स्कीम की रिक्वायरमेंट है दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। तो अगर तुम इसको अपने पास कर देते हो ऑल्टर, इम्प्रिजन की जगह कैप्टन केज या कुछ भी लिख देते हो ऐसा जो इसको रिप्लेस कर जाए, सो इट इज अ वैलिड पॉइंट, इट इज योर ओन वर्ड, इट विल बी अप्रिशिएटेड। समझ आ रही है ना मेरी बातें? तो जरा देखो, द जू विल इम्प्रिजन द एनिमल्स। अब एक वीक रिस्पॉन्स तुमसे कहता है कि भाई मेरा जो राइटर है, द राइटर सेज द जू इज नॉट वर्थ इट फॉर एनिमल्स। बिल्कुल कह रहा है, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्या मुझे बताओ, यहाँ इम्प्रिजन का जिक्र आया, क्या यहाँ पे एनालिसिस हुआ, क्या तुम्हारे पास लिखी हुई स्टेटमेंट के बारे में कुछ बातें की, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे उसने इसकी इफेक्टिवनेस, लोगों को कन्विंस कुछ भी किया उसने? यहाँ पे नहीं किया। गलत है अप्रोच, वीक रिस्पॉन्स है। भले तुम अपने पास एक शॉर्ट ही बनाओ रिस्पॉन्स को, लेकिन उसमें अपने पास प्लीज इवैल्यूएशन ज़रूर किया करो। लेकिन याद रखना, इवैल्यूएशन के पीछे भागने में वर्ड काउंट को इग्नोर मत कर देना। इसीलिए कहते हैं कि आपका न्यू सिलेबस सिर्फ कहने के लिए आसान है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में सर्कुलेट करते रहना है कि मैं अगर इवैल्यूएट करूँ मेरा वर्ड काउंट हाथ से ना निकल जाए, मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूँ तो मेरा वर्ड काउंट हाथ से ना निकल जाए। मुझे वर्ड काउंट को भी इंटैक्ट रखना है, मुझे अपने पास यहाँ पे चीज़ों को भी परफेक्टली फिट इन करना है। तो ये चीज़ों को प्रैक्टिस से आती है, हमें ये सारी चीज़ें किससे आती है बेटा? प्रैक्टिस से आती है। आ जाओ आगे। एक एनालिटिकल रिस्पॉन्स क्या होता है जरा देखो। The writer argues that a zoo harmed the animal by forcing them to live in that condition। अच्छा आप सुनो, क्या एनिमल खुद अपनी मर्जी से आके उस केज के अंदर जाता है? नहीं, हम जाते हैं। हम क्या कहते हैं, न्यूज़ पे क्या आता है कि इनकी जो स्पीशी है वो इंडेंजर्ड है, इनकी स्पीशी खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसीलिए हमने इनको जू में रख दिया। और जू के अंदर जो उनके साथ बहुत बुरा उनके साथ बिहेवियर होता है, वो तो किसी ने बात ही नहीं की उसके ऊपर। एग्जैक्टली exactly। अब जरा देखो, writer argue that a zoo harm animal by forcing them to live in that condition that does not match their natural habitats। क्या मतलब, समझाता हूँ। Suggesting physical as well as psychological sufferings। Now listen to me very carefully। मैं तुम्हें एनालाइज कराता हूँ कि तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें समझ आनी चाहिए, या तुम क्या अगर लिखना चाह रहे हो तो कैसे समझा सकते हो। मेरी बातों को बिल्कुल गौर से सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आए। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दूंगा, संभालना प्लीज़। सुनो मेरी बात। एक एनिमल है, लेट सपोज मैंने अपने पास एक लाइन को अपने पास एक एग्जाम्पल बना लिया। एक लाइन का काम क्या होता है अपने नेचुरल हैबिटेट में? लेट सपोज ही इज़ इन अ जंगल, वहाँ पे क्या है, उसको भूख लगी, ठीक है, ही इज़ फीलिंग हंग्री। उसने जाकर अपना कोई हंट किया, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम डियर्स, उनको जाके उसने मारा एंड ही जस्ट ईट इट, राइट। उसको अपना खाना मिल गया, उसने खा लिया। ये क्या एक साइकिल बनी हुई है ना, एक पूरी साइकिल बनी हुई है, सही। अब तुम में से जो बायो वाले हो मेरी बात समझ जाओगे, जूनियर लेवल पे सभी ने खैर पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। खैर, ये एक पूरी साइकिल बनी हुई है, राइट। अब अगर मैं उसी लाइन को ले जाके केज में डाल दूं और मैं उसको वहां पर डायरेक्ट उसका जो भी मील है वो प्रोवाइड करूं, जो भी उसका मील है, रेड मीट खाता है ना लाइन, अगर मैं उसको रेड मीट प्रोवाइड करूं डायरेक्ट इन द केज, क्या वो पहले की तरह उतना एनर्जेटिक रहेगा? क्या वो पहले की तरह
उतना ज़्यादा डेंजरस रहेगा या वो एज अ पेट का आ जाएगा हमारे पास, एज अ पेट आ जाएगा ना। भाई देखो, अब जब तक वो अपने पास अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो ही विल स्टार्ट टू फॉरगेट इट। एंड आफ्टर अराउंड, लेट्स टेक अ लॉन्ग पीरियड, लेट्स सपोज आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years, वही टाइगर, वही लाइन तुम्हारे पास एक ऐसा बन चुका होगा कि दूर से आके कोई कुछ भी करके चला जाए, कोई बच्चा उसके ऊपर कोई स्टोन भी फेंक के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वो वहीं बैठा रहेगा, बस देखता रहेगा कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ। जबकि नेचुरल हैबिटेट में उसको अगर तुम एक पत्थर मारो ना, वो जो करेगा ना, मजा आ जाएगा। खैर, ओके, सो क्या देखा जा रहा है? क्या उसके अंदर वो फिजिकल एबिलिटी रहेगी? क्या वो फिजिकल एबिलिटी रहेगी उसमें? नहीं रहेगी। क्या वो साइकोलॉजिकल उतना ही स्ट्रांग रहेगा या वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? आगे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखो, तुम जब खुद से डेवलप करना सीख जाते हो ना, तुम्हारी ओन वर्ड्स की मिस्टेक अपने आप करेक्ट हो जाती है। तुम जब इंटरप्रेट कर लेते हो ना चीज़ों को, तुम्हारी अपनी ओन वर्ड्स की मिस्टेक ठीक हो जाती है। तुम एक दफ़ा एक्सप्लेन करना सीख जाओ, ओन वर्ड्स अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्योंकि इसमें तुम कितने ओन वर्ड्स डाल सकते हो? जितने हो सकते हैं सब डाला है हमने। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? ठीक है। सो आई होप मेरी बातें हम लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। पहले इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो और देन अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो पॉज करके ले लेना, ठीक है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब मेरी बात सुनो। नाउ वी आर गोना सी दैट हाउ वी एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। एग्जामिनर एक्सपेक्ट पता है क्या करता है? कि बच्चा 1 साल तैयारी करके आ रहा है, द कैंडिडेट इज़ वेल प्रिपेयर्ड। मैं एक टॉपिक दूंगा, मुझे ऐसा लिख कर देगा कि बस दिल खुश हो जाए। उसकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगी, वो 1 साल से तैयारी कर रहा है। अगर आप 1 साल लग के तैयारी करें ना, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम सब डिस्टिंक्शन वाले हो। खैर, आगे आ जाओ। स्टेटमेंट नंबर 1 देखो। एनिमल्स आर ट्रैप्ड बिहाइंड कोल्ड आयरन बार्स। ओके, अब मेरी बात सुनो। तुम इसको एनालाइज कैसे करोगे? तुम इसको एनालाइज कैसे करोगे? तुम कहोगे तुम कहोगे दैट द एनिमल्स आर ट्रैप्ड बिहाइंड कोल्ड आयरन बार्स। ओके, ट्रैप्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको तुम अपने पास खोल के बता सकते हो चीजें। कोल्ड आयरन बार्स तुम्हारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसको तुम थोड़ा मजीद खोल के बता सकते हो। देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पे एक एनिमल है, उसको मैंने ट्रैप किया है, तो तुम ट्रैप का कोई दूसरा वर्ड लेके आ सकते हो। यस, यू हैव स्नैच इट देयर फ्रीडम। यू हैव स्नैच देयर फ्रीडम। स्नैचिंग का वर्ड तो जानते होगे, स्नैच द फ्रीडम, राइट? अब तुम्हारे पास हमने क्या लिखा है, या लैक ऑफ फ्रीडम या स्नैच द फ्रीडम, इस टाइप से भी तुम लिख सकते हो। उसके अलावा कोल्ड आयरन बार को तुम प्रिजन लिख सकते हो, केज लिख सकते हो। तो दिस इज योर ओन वर्ड, यू आर एनालाइजिंग इट, राइट? तुम एनालाइज कर रहे हो कि ट्रैप का मतलब उसकी फ्रीडम छीन ली। ओके, समझ गया, समझ आ रही है अब? शो, यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे आ जाओ। ट्रैप्ड का मतलब लैक ऑफ फ्रीडम हो गया, कोल्ड आयरन बार प्रिजन लाइक, केज, इस टाइप का। अब इवैल्यूएशन की बारी आती है, तो इवैल्यूएशन में कैसे करते थे? जज द स्टेटमेंट, गिव योर रीजन, गिव द एविडेंस। आ जाओ करते हैं। एक स्टेटमेंट है, वो तुमसे कहता है दैट अ जू क्लेम टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। एक जू होता है, वो कहता है भाई हम अपने पास इन एनिमल्स की स्पीशी को इंडेंजर होने से बचा रहे हैं। ओके, होने से बचा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या होता है? वही हमारे पास क्या होता है? अचानक से उन बेचारे एनिमल्स के साथ ना बुरा सलूक होता है, वो कुछ टाइम बाद खुद ही जान दे देते हैं। क्यों? बिकॉज उसके पीछे का असल मोटिव, असली मोटिवेशन क्या होती है? इनकम। गेटिंग इट? प्रॉफिट रिमेन इट्स ट्रू मोटिव। अब सुनो, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं ताकि चीजें ना बिना नीचे रिस्पॉन्स देखे समझ आए। जू के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है ताकि उनकी स्पीशी इंडेंजर ना हो।
ताकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई इंडेंजर्ड स्पीशी है तो हम उसको क्या कर सकें, रिकवर कर सकें, प्रिजर्व कर सकें अपने पास। ओके, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ज़ू जाओ, वहाँ पे उनका हाल देखो एनिमल्स का क्या हो रहा है। उन एनिमल्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, उनके पास कोई प्रॉपर एनिमल डॉक्टर नहीं है, उनके पास कोई उनका प्रॉपरली इलाज करने वाली, तुम जाओगे उनको पूरे बॉडी पे तुम्हें कोई इंजर्ड साइंस नज़र आएंगे। यू विल बी सीइंग कि उनको चोटें लगी हुई हैं, यू विल बी सीइंग दैट कि उनका हाल उतना अच्छा नहीं है जितना उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। तुम उनको देखोगे तो वो एक जगह पर बैठे, दे विल नॉट ट्राई टू ईट यू। क्यों? क्योंकि उनको उस तरीके से रखा ही नहीं गया, उनको उतना अच्छा ट्रीटमेंट जितना चाहिए वो मिला ही नहीं। दैट्स वाई तुम्हारे पास क्या हुआ, सिर्फ प्रोटेक्ट ही किया, बाकी उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन मोटिवेशन क्या है, लोग आएंगे टिकट खरीदेंगे हमारे पास, पूरे जू का टूर करेंगे चले जाएंगे। लोग आएंगे टिकट खरीदेंगे पूरे जू का टूर करेंगे चले जाएंगे। दिस इज द मोटिव, राइट? तो उससे क्या होता है, इनकम जनरेट हो रही है। ओके, इनकम जनरेट हो रही है तो वर्कर्स उन्होंने कम रखे हैं, तो यानी उनकी इनकम ज़्यादा, वर्कर की वेज कम। ओके, यहाँ पर क्या चीज़ सोचने वाली है, क्या यहाँ पर एनिमल्स को बचाना मोटिव था, उनका असल मकसद एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना था, या उनका असल मकसद इनकम जनरेट करना था? इनकम जनरेट करना था। सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एक वीक रिस्पॉन्स होगा वो कहेगा आई एग्री, लेकिन एक एनालिटिकल रिस्पॉन्स तुम्हारे पास कहेगा, या एक पूरा प्रॉपर इवेल्युएटेड रिस्पॉन्स तुम्हारे पास क्या कहेगा कि ये आर्ग्यूमेंट इफेक्टिव ज़रूर है। आर्ग्यूमेंट इफेक्टिव ज़रूर है बिकॉज it exposes the hypocrisy contrasting conservation claims with financial motives, which makes the reader distrust the zoo's intentions. Now, right over here, there are some good words. अब अगर मैं तुमसे कहूँ, अच्छा मैंने तुम लोगों को ना जब सैम्पल पढ़ाया था, सो वी सी दैट कि हमारे पास ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, तुम्हें इनमें सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी चाहिए। क्या हिपोक्रेसी तुम्हारे पास एक नया वर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारे पास कॉन्ट्रास्टिंग एक नया वर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन एक नया वर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारे पास यहाँ पे एक्सपोज एक न्यू वर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यूज़ यहाँ पे हुआ है उनकी करेक्ट प्लेस पे, इसीलिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, गिव्स अ फील कि हाँ भाई बड़ा सॉलिड लिखा है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास इस पे तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। एक दफ़ा तुम लिख कर तो देखो ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ से यहाँ तक हमारी जजमेंट, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर टिल हेयर हमारे पास क्या है, रीजन, देन फ्रॉम हेयर टिल हेयर वी गॉट अवर एविडेंस। आई होप मेरी बातें समझ आ गई। तो कंक्लूड करते हैं पूरे लेक्चर को एक साथ। तो हमारे पास एनालिसिस क्या होता है, क्या कहा जा रहा है, एवेल्यूएशन में इसको कहते हैं कितना अच्छा कहा जा रहा है, एनालिसिस में हम कहते हैं एक्सप्लेन करो, हम एवेल्यूएट में कहते हैं जजमेंट दो, एनालिसिस में कहते हैं एक्सप्लेन करके मीनिंग बताओ, जजमेंट में कहते हैं आई मीन एवेल्यूएट में कहते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस बताओ। तो इन शॉर्ट, एनालिसिस में यू नीड अंडरस्टैंडिंग, जबकि एवेल्यूएशन में यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग। समझ आ रही है ना तुम लोगों को मेरी बात? तो इसी के साथ आपका ये एक अच्छा एरिया था, जिस भी स्टूडेंट ने बोला था मैं उसको ज़रूर मेंशन करूँगा। दिस इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एरिया, प्लीज़ इसको अपने पास इग्नोर मत करना। जो मैंने स्टेटमेंट लिखी एक दफ़ा खुद भी करना, इवेल्युएट एक दफ़ा खुद भी एनालिसिस करना उसका, ज़रूरत पड़े तो मुझसे पूछ भी लेना। आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। यू गाइज हैव ओनली 3 months लेफ्ट और लेस देन दैट। आई होप तुम अपने पास प्रिपरेशन कर रहे होगे, मुझसे कुछ पूछना है पूछो, आई एम ऑल टाइम अवेलेबल फॉर यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू ऑल, ठीक है। दिस इज़ फॉर दिस होल क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे टॉपिक बताओ नेक्स्ट कौन सा पढ़ना चाहते हो। समरी और शॉर्ट रिस्पॉन्स हमारा रह गया है, हम वो ज़रूर कंप्लीट करेंगे अभी अपने पास, बट फॉर नाउ आई विल बी कीपिंग द क्लास हियर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।